चल, तो अमेजॉन प्राइम तुम्हारे पास है? वैसे अभी हमने ले लिया है। अरे नीचे वाले मिश्रा जी ने ऐसे ही दे दिया। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में आपका आर की वैल्यू, भाई थीटा आई की वैल्यू थीटा सी के बराबर, थीटा आई की वैल्यू थीटा सी के बराबर, और थीटा टी का मान 90 है। ठीक है, उस स्थिति में क्या बनता है? थीटा टी का मान 90 है। थीटा टी का मान 90, थीटा टी का मान 90 है। अब देखिए आर का मान एन कॉस थीटा आई, एन कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा टी, एन कॉस थीटा आई प्लस कॉस थीटा टी, प्लस कॉस थीटा टी। तो एन कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा टी, एन कॉस थीटा आई प्लस कॉस थीटा टी, तो एन कॉस थीटा सी माइनस कॉस 90। ठीक है, इधर देखो एन कॉस थीटा सी प्लस कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई? 0। कॉस 90 की वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो इसमें आर का मान, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, आर का मान देखिए क्या आएगा? 1 आएगा। तो आर की वैल्यू बची जाके एन कॉस थीटा सी, एन कॉस थीटा सी, ये वैल्यू आई 1, ये वैल्यू क्या आई? 1। आर 1 आ गया, और आर प्लस टी बराबर 1 होता है। लर्न रखिएगा, आपने पहले भी पढ़ लिया, आर प्लस टी बराबर 1। आर का मान हो गया 1, टी का मान आपका क्या आएगा? 0। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0, क्योंकि ट्रांसमिटेड वेव आई और वो तो इधर रिफ्लेक्ट कर गई, तो ट्रांसमिशन तो 0 होनी चाहिए। अरे तुम जैसे वेव आई क्रिटिकल एंगल पर, क्रिटिकल एंगल पर तो 90 डिग्री पर रिफ्रैक्शन हुआ, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पढ़ रहे हो? क्रिटिकल एंगल के आगे जा रहे हो आप, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो फिर वो रिफ्लेक्ट ही करती है। तो रिफ्लेक्शन आपका 100% है। आर की वैल्यू है 1 और टी आपका ट्रांसमिशन 0। थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा सी है। अब आइए पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव का पोलराइजेशन जो ब्रूस्टर लॉ पढ़ा था वही है, पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव। पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव, पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव का पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव का पोलराइजेशन। तो यहां पर ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, दिस इज द मीडियम 1 एंड दिस इज द मीडियम 2। ये पहला वाला मीडियम एयर लिया है, n बराबर 1, दूसरा वाला मीडियम डेंसर लिया है, n2 बराबर है n। ईएम वेव इंसिडेंट हुई, अनपोलराइज्ड ईएम वेव इंसिडेंट हुई। अनपोलराइज्ड ईएम वेव को कैसे दिखाओगे? इस टाइप के, ये एक विशेष एंगल पर, थीटा आई एंगल पर, ठीक है, एक विशेष, एक पर्टिकुलर एंगल पर, एक पर्टिकुलर एंगल या थीटा पी कर लो, थीटा पी कर लो, ठीक है। तो इस पर रिफ्लेक्टेड ईएम वेव थीटा आर
ट्रांसमिटेड ईएम वेव थीटा टी पर दोनों क्या होती हैं? प्लेन पोलराइज्ड। ये आपने पोलराइजेशन में बहुत पढ़ा है। तो ये वाली प्लेन पोलराइज्ड, ये वाली आपकी प्लेन पोलराइज्ड, ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड। तो यहां पर रिफ्लेक्टेड वाली और कौन सी वाली? ट्रांसमिटेड वाली आपकी दोनों प्लेन पोलराइज्ड होती हैं। जब एंगल की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ पोलराइजेशन थीटा पी के बराबर है। तो रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड ईएम वेव दोनों प्लेन पोलराइज्ड होती है। रिफ्लेक्टेड ईएम वेव एंड ट्रांसमिटेड ईएम वेव बोथ आर प्लेन पोलराइज्ड। हाँ, दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड। हाँ, ये हम आगे लिखने जा रहे हैं। थीटा आर थीटा टी का सम क्या है? 90। ठीक है, थीटा आर प्लस थीटा टी 90 है। तो ये दोनों आपकी 90 डिग्री पर होती हैं। रिफ्लेक्टेड ईएम वेव एंड ट्रांसमिटेड ईएम वेव बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रिफ्लेक्टेड ईएम वेव और ये है ट्रांसमिटेड ईएम वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रिफ्लेक्टेड ईएम वेव एंड ट्रांसमिटेड ईएम वेव, परपेंडिकुलर का निशान बना दिया, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यही ब्रूस्टर लॉ कहलाता है, जो आपने ऑप्टिक्स में भी पढ़ा हुआ है। ये आपके लिए नया नहीं है, ये ऑप्टिक्स वाला टॉपिक है। ठीक है, पोलराइजेशन में शुरुआत ब्रूस्टर लॉ से ही होती है। अब देखिए फैराडेज इफेक्ट ऑफ ईएम वेव, इधर रफ कर रहे हैं। फैराडेज इफेक्ट ऑफ ईएम वेव, फैराडेज इफेक्ट ऑफ ईएम वेव, फैराडेज इफेक्ट ऑफ ईएम वेव, फैराडेज इफेक्ट ऑफ ईएम वेव। इसमें क्या होता है कि भाई जो लाइट है और ईएम वेव है, ईएम वेव का एग्जांपल लाइट रेज है। वो दोनों ही लाइट रेज और ईएम वेव, मतलब लाइट रेज आर द एग्जांपल ऑफ ईएम वेव। तो आपने दो निकॉल प्रिज्म लिए, एक निकॉल प्रिज्म ये है, वही जो आपने पढ़ा है ना बेटा, पोलराइजेशन तो पढ़ा था तुमने। तो यहाँ पर एक निकॉल प्रिज्म N1 लिया जो है पोलराइजर, वन निकॉल प्रिज्म N1 इज ए पोलराइजर है। अनपोलराइज्ड ईएम वेव इंसिडेंट करी और आपको ये वाली ईएम वेव मिली, प्लेन पोलराइज्ड ईएम वेव मिली, ई रेज वाली। ठीक है, और ओ रेज वाली ईएम वेव डेविएट कर गई। ये वाली कहलाती है ओ रेज, ये कहलाती है ई रेज। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड वेव है और ये ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड ईएम वेव। मतलब ऐसा होता है, एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक है ऑर्डिनरी। इधर देखो जरा, सुनो बेटा, क्या होता है आपको हम पोलराइजेशन रिवीजन में फिर बताएंगे। क्या होता है, जैसे लाइट है,
कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो दो प्रकार की प्लेन पोलराइज रेज निकलने देते हैं, ठीक है, और वो उसके एग्जाम्पल हैं कैल्साइट और क्वार्ट्स। कैल्साइट और क्वार्ट्स, आपने निकोल प्रिज्म को कैल्साइट क्रिस्टल से बनाया, तो जैसे ही रे आई उसने दो भागों में बांट दिया, एक ये और एक ये, दो रेज में बांट दिया। एक के वेक्टर ऐसे हैं, एक के वेक्टर ऐसे हैं। बीच में होती है कनाडा ब्लॉसम लेयर। कनाडा ब्लॉसम लेयर है। कनाडा ब्लॉसम लेयर का इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ओ, इसका म्यू ओ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कनाडा ब्लॉसम लेयर से कम होता है। म्यू ई की वैल्यू म्यू सी से कम होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम लिखवा देंगे, नहीं इसमें नहीं, और पोलराइजेशन में लिखवाएंगे, अभी एग्जैक्ट याद नहीं वर्ड का, तो वहाँ पे हम बता देंगे कि कैल्साइट क्रिस्टल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी हिट नहीं कर रहे, एकदम पॉइंट गलत हो जाएंगे इसलिए नहीं बता रहे, वहाँ पढ़ोगे। तो ये मालूम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कनाडा ब्लॉसम लेयर से कम होता है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार कर जाती है। ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कनाडा ब्लॉसम से ज़्यादा होता है, तो वो डेविएट कर जाती हैं। योगू देखो पढ़ लिया, योग पढ़ लिया, जब पढ़ ले तो भेज देना उसको, तो वो ऑर्डिनरी इधर निकल जाती हैं। अब आपने आगे क्या किया, निकोल प्रिज्म वही है, उसे क्रॉस में ले लिया, निकोल प्रिज्म को क्रॉस में ले लिया। निकोल प्रिज्म को क्रॉस में ले लिया, N2 को क्रॉस में ले लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर ले लिया तो नेचर उल्टा हो गया। ई रेज यहाँ ओ रेज की तरह, ओ रेज तो है ही नहीं, तो ये ऐसे डेविएट कर जाती है, ऐसे डेविएट कर जाती है, इस तरीके से डेविएट कर जाती है, इस तरीके से डेविएट कर जाती है। तो मतलब कोई लाइट नहीं पास कर पा रहे। अब आपने क्या किया, एक शुगर सॉल्यूशन लिया, बीच में पास कर नहीं पा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो वेक्टर रोटेट कर गए। यही फैराडेज इफेक्ट है। देखिए आपने थ्योरी लिखी हुई है, उसको पढ़िएगा, हम प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं। ये आपने शुगर सॉल्यूशन लिया, ले कर लिया, ला इधर बता, हो गया शुगर सॉल्यूशन, ये हो गए पूरे। तो इसमें जो आने वाले होंगे ठीक है, आ जाएंगे। कोई कह रहा आने के लिए? हाँ, लोग कह रहे हैं कि आ जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। ये MS, अच्छा अच्छा ठीक है, MSc वालों को कर दो, फिर हम तुम्हें वहाँ बैंक भेजना। टाइम कितना हुआ? कागज़ है वो ये वाला,
फिर लेट हो जाए। इंडियन में ये अकाउंट का इसके आगे का डिटेल निकलवा लो। क्या तारीख से? ये है 17/3/2021 तक का है। इसके आगे का निकलवाया तो था नहीं। है ये इसका 17/3/2021 से निकलवा लेना। अगर हाँ ये आज है, कितनी तारीख है आज? 18 है 6/2000। ठीक है। और ये करना कि अगर ना मान लो निकल पाए तो एक ये देखना कि परसों अभी बीच में 3800 रुपये एक बच्चे ने ट्रांसफ़र करे हैं, एक बच्चे ने 4000 ट्रांसफ़र करे हैं। ठीक है, एक बच्चे ने 4000 आज ट्रांसफ़र करे, 18/3। ठीक है, इसने किए हैं निकल आएगा ना, बहुत दिन से हुआ काम है। ठीक है, अगर निकलवा ये हुआ है करीब 12 तारीख का, ये भी 12 में ना निकल पाए देख लेना, नहीं तो ये दे। ठीक है। और सुनो ये किताब गाड़ी में किताबें रखी है, इसको लिए जाओ, किताबें रखवा दो जाके डिग्गी में। पानी तो नहीं बरस रहा, देखो पहले एक वो लिए जाओ। 3 गड्डी हैं, 3-4 गड्डी हैं, डिग्गी कार में रखी हैं। अरे नहीं, आगे बाइक में पीछे रख लो, ड्राइवर पकड़ के रख लेगा। तो बाइक की गाड़ी में रखवा देंगे, बुलवाओ उसे, बाहर रखवा दो और फिर वहीं रुक जाएगा। तो देखिए जब अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी तो देखिए शुगर सॉल्यूशन में ये प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रिक वेक्टर रोटेट करा देता है। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर आपका रोटेट कराएगा थोड़ा सा, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करा देगी। तो जो रोटेशन का एंगल है थीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन के लेंथ के। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, बरस रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फैराडेज इफेक्ट। ये अब देखिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ईएम वेव फ्रॉम आइनोस्फीयर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ईएम वेव फ्रॉम आइनोस्फीयर। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ईएम वेव का आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट। तो ये है फैराडेज इफेक्ट। आगे देखिएगा कि ये आप निकोल प्रिज्म ले लेते हो और उससे वेव पास करती है। वेव क्या होगी? पास करेगी। तो यहां पर ये है आपका N1, ये है क्रॉस निकोल प्रिज्म N2। तो N1 क्रॉस्ड है N2 के। तो उस स्थिति में शुगर सॉल्यूशन से ईएम वेव पास करती है, ई रेज रोटेट करके ओ रेज हो जाती है, ओ रेज निकोल प्रिज्म N2 को क्रॉस कर जाएंगी। और वो शुगर सॉल्यूशन ने किया प्लस मैग्नेटिक फील्ड ने किया। इसे कहते हैं फैराडेज इफेक्ट, इसे कहते हैं फैराडे। अब देखिए
reflection and refraction of EM wave from ionosphere. 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 देखिए, लाइट से बहुत हायर फ्रीक्वेंसी की, सन से बहुत हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है और उसकी वजह से अपर एटमॉस्फेयर आयोनाइज्ड हो जाता है, उसे कहते हैं आयोनोस्फीयर. अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज आयोनाइज्ड बाय द हायर फ्रीक्वेंसी लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज नोन एज आयोनोस्फीयर. अच्छा. तो हाँ, तो अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर आयोनाइज्ड हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयोनोस्फीयर. कहते हैं ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो रजिस्ट्रेशन करवाओ, ऑनलाइन फीस जमा करो, है ना, फिर कर देंगे, नहीं तो फिर हटा देंगे. ये कंप्लीट हो गया आज यहाँ से. बीएससी पार्ट 1 7 से 8 ये है, ये है, ये है, ये है. ठीक है, यहाँ पे सुनो जा, यहाँ तक होने के बाद फिर ये नहीं करना, फिर इसके बाद ये वाले हैं. ठीक है, तो पहले यहाँ से नहीं, यहाँ बुलाना गुरुदेव के लिए, वो रजिस्ट्रेशन करा लें या फीस जमा करना. ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर बिकम्स आयोनाइज्ड, इसे हम क्या कहते हैं? आयोनोस्फीयर. ये तो समझ गए. आयोनोस्फीयर जो है ये देखिए ऐसे है, ये है आपकी अर्थ, अब ये पार्ट है, यस. ठीक है, ये है आपका आयोनाइज. तो ये है आपकी डी लेयर, ये है आपकी ई लेयर, ये F1 और इसके ऊपर F2 भी है. F2 वाला जगह नहीं है, ये F2 भी है. ठीक है, F2 ये लेयर्स के नाम हैं इस आयोनोस्फीयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये आयोनोस्फीयर वाला रीजन अर्थ से 52, आयोनोस्फीयर वाला रीजन, स्फीयर वाला रीजन 52 टू 350 किलोमीटर के बीच का होता है. अर्थ सरफेस से 52 टू 350 किलोमीटर के बीच का है. ये आपको हमने नोट्स में भेज दिया है. 52 टू 350 किलोमीटर के बीच का है. अब ये लेयर्स जरा देखिए, डी लेयर जो होती है
डी लेयर होती है, ये 52 टू 90 किलोमीटर के बीच में है। 52 टू 90 किलोमीटर के बीच में, 52 टू 90 किलोमीटर के बीच में। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। फिर आपकी ई लेयर जो है, ई लेयर जो है कहाँ से है, आपकी 90 टू 110, 90 टू 110, 10 किलोमीटर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है, पर मीटर क्यूब है। ई लेयर हो गई। एफ लेयर, एफ लेयर में F1 F2 दोनों हैं। एफ लेयर 110 टू 350 किलोमीटर के बीच में, 110 टू 350 किलोमीटर के बीच में। और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है, पर मीटर क्यूब। ये है रात के समय कौन सी लेयर absent हो जाती है, सबसे नीचे वाली। इलेक्ट्रॉन भाई जब जैसे सिचुएशन हुई, ठीक है, नाइट की है, नाइट विजन है, तो अर्थ का जो पोर्शन है वो रोटेट होके आ गया। सन इधर है, इधर लाइट आ नहीं रही है, तो लाइट आ नहीं रही है तो जो आयोनाइज्ड हुआ था वही बना रहता है। कोई नया, तो उसमें धीमे धीमे नाइट के समय ई लेयर जो होती है डी लेयर absent हो जाती है। तभी रात में जो एरोप्लेन चलता है वो थोड़ी और हाइट जा सकता है इनकम्परेटिवली डे में, ठीक है। हाँ, absent हो जाती है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के की वैल्यू, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 माइनस 81 n अपॉन एफ है। 1 माइनस 81 n अपॉन एफ स्क्वायर है, ठीक है। n नंबर ऑफ आयोनाइज्ड आयन, n नंबर ऑफ आयोनाइज्ड आयन, f फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, n नंबर ऑफ आयोनाइज्ड आयन, स्मॉल n नंबर ऑफ आयोनाइज्ड आयन, नंबर ऑफ आयोनाइज्ड आयन, और f फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ आयन, f फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस। ये फार्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू अंडर रूट के होती है, अंडर रूट के होती है। म्यू की वैल्यू अंडर रूट के होती है। म्यू का मान अंडर रूट के है, ठीक है। म्यू की वैल्यू है अंडर रूट के, और के का मान है 1 माइनस 81 n अपॉन एफ स्क्वायर। ये हो गया म्यू की वैल्यू, ये म्यू हो गया। फेज वेलोसिटी वीपी का मान, फेज वेलोसिटी वीपी का मान, फेज वेलोसिटी वीपी का मान c अपॉन म्यू होता है, c अपॉन म्यू। म्यू का मान 1 माइनस 81 n अपॉन एफ स्क्वायर, 1 माइनस 81 n अपॉन एफ स्क्वायर। तो फेज वेलोसिटी की वैल्यू लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है।
या EM वेव आइनोस्फीयर में लाइट ड्यूरिंग नाइट डी लेयर absent फ्रॉम द आइनोस्फीयर। रात के लिए नहीं, रात में बस डी लेयर absent हो जाती है। नहीं, वो ऐसा एजम्पशन किया गया आयोनाइज रीजन में कि फेज वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा चली है, मैथमेटिकली ये बना जाके, पर एक्चुअल वे में कोई भी लाइट कोई भी वेलोसिटी लाइट से ज़्यादा नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ही लाइट का है। आप देखो जरा लास्ट थोड़ा सा और जो आप कहते हो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव, ट्रांसवर्स नेचर EM वेव का है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव, EM वेव का ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव, तो प्रोपोगेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक वेक्टर एक दूसरे के नॉर्मल में है। K डॉट E क्या आएगा 0, K डॉट H क्या आएगा 0। यही तो ट्रांसवर्स नेचर है प्रोपोगेशन वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वेक्टर 0, K डॉट H की वैल्यू 0। अब आपको हमने पॉइंटिंग वेक्टर बताया था, फिर से एक बार पहले भी बता चुके हैं। पॉइंटिंग वेक्टर ये MSc में भी है, MSc फाइनल में भी है जो हमने पढ़ाया। देखिए पॉइंटिंग वेक्टर आपको बता चुके हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज द पॉइंटिंग वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर एनर्जी का फ्लो का रेट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड गिव द पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर गिव द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। P की वैल्यू जो होती है फॉर्मुलेशन में P बराबर E क्रॉस H है। P की वैल्यू है E क्रॉस H, याद रखिएगा P का मान E क्रॉस H है। अब E का मान I कैप EX, H का मान J कैप HY, J कैप HY। तो P की वैल्यू जब आप रखोगे तो क्या आएगा, P बराबर I इंटू EX J इंटू HY, I क्रॉस J EX इंटू HY। ये किसके बराबर, K कैप के। तो अब K कैप EX इंटू HY, K कैप इक्वेट कर दिया तो P का मान EX इंटू HY है। P का मान EX इंटू HY है। एवरेज में लोगे तो √2 नहीं, दोनों में आता है तो हाफ हो जाएगा। भाई EX का भी एवरेज वैल्यू मैक्सिमम की आधी √2 और ये भी √2, तो ये एवरेज में P का एवरेज की वैल्यू 1/2 EX इंटू HY, EX इंटू HY। एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, पहले पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू P एवरेज का मान C एप्सिलॉन नॉट EX स्क्वायर, C एप्सिलॉन नॉट EX स्क्वायर। एवरेज में करोगे ये P की वैल्यू, एवरेज में करोगे तो हाफ C एप्सिलॉन नॉट EX स्क्वायर, ये हाफ आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव, एनर्जी डेंसिटी EM वेव की क्या आती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। U का मान क्या आता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट EX स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट EX स्क्वायर या E स्क्वायर, E स्क्वायर और B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट।
मतलब ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों जोड़ दीजिए, ये है सीधी सी बात। टोटल एनर्जी डेंसिटी U बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ U dV, U बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ U dV, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ U dV। पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं, अगर पूछ लिया जाए। एक बार और बता दें, ये कंप्लीट आपका सेकंड पेपर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज जो थ्योरी थी उस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। देखिए, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, के का ई के साथ इलेक्ट्रिक वेक्टर k डॉट ई बराबर 0, k डॉट एच बराबर 0, ठीक है। अब P बराबर E इंटू एच, ई क्रॉस एच वेक्टर के फॉर्म में लोगे तो E बराबर आई कैप ई एक्स जे कैप एच वाई, आई कैप ई एक्स जे कैप एच वाई। P बराबर, अब देखिए क्या होता है कि जब क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रहनी है तो आपको हम कुछ टॉपिक्स बता देंगे, उनके आने ही आने हैं। गॉस लॉ आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आना ही है, और एक ऑब्जेक्टिव डिफरेंशियल फॉर्म आपका है, ठीक है, वो आपको मिल रही है। डिफरेंशियल फॉर्म मतलब मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन है, ठीक है। डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस क्यू टोटल चार्ज का 1 अपॉन। तो इस तरीके का गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स का मिल रही है, गॉस लॉ डाई इलेक्ट्रिक्स का मिल रही है, गॉस लॉ आपका मैग्नेटोस्टैटिक, तो ये 4 तो गॉस लॉ ही हो गए। फैराडेज लॉ मिल रही है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ों के क्वेश्चन आने ही आने हैं। फैराडे लॉ का एक ऑब्जेक्टिव, फैराडेज लॉ क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स में आपके पोलर नॉन पोलर पे 2 ऑब्जेक्टिव आने ही आने हैं। पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है, ठीक है। क्लैसियस मोसाटी इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव आना ही है। तो मेरी उंगलियों में है 25 क्वेश्चन जो आपको, जो हमने पढ़ाया है, पूरा नोट्स आपने अच्छी तरह तैयार कर लिया। क्योंकि इजी नोट्स से वो तब के लिए था जब सेकंड पेपर के 100 क्वेश्चन आ रहे थे। जब उसमें 100 क्वेश्चन आ रहे थे, अब आपको क्या करना, 75 क्वेश्चन करने हैं 100 में से। तो आप उसके अकॉर्डिंग रिलैक्स वे में, सरल पेपर आने वाला है, टेंशन नहीं लेना। और आपको हम पूरा रिवाइज, तो पूरा बेस अपना जो आपका थ्योरी का बेस है प्रॉपर मेंटेन हो गया तो आप 50-55 आराम से पहुंच जाओगे। 75 में 55-60 पे बिल्कुल आराम से पहुंचोगे। और जब आप थ्योरी तैयार करे होते हो, फार्मूला याद होता है, तो उससे न्यूमेरिकल भी हो जाता है। तो पहले आपको उसको पूरा मेंटेन करना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पेपर का तो ऑब्जेक्टिव पढ़ाते रहे तो नोट्स था, उस पेपर के ऑब्जेक्टिव का नोट्स नहीं है मेरे पास, तो वो पॉइंट्स हम लिख देंगे, उनको पॉइंट्स कोई थोड़ा थोड़ा आप करिएगा या अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि एकदम से इतना नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे फार्मूले हमले करके बनाएं, ठीक है। तो कल हम थर्ड पेपर का पहला लेसन आपका कंप्लीट कराएंगे, यूनिट फर्स्ट का, ठीक है। तो वो पहले आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसको फोकस कर लोगे, 50 क्रॉस कर जाओगे, 50 आप क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। फिर आपके 25 के बचेंगे, उसकी भी हम तैयारी करेंगे। ज़्यादा आप उसमें अगर इधर उधर भागोगे तो फिर वो क्वेश्चन हो जाएंगे गलत और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है सेकंड पेपर की, उसकी प्रॉपर आप तैयारी कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड k डॉट ई बराबर 0, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड k डॉट एच बराबर 0, पॉइंटिंग वेक्टर P बराबर E क्रॉस H, ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट। E की वैल्यू आई कैप ई एक्स, H की वैल्यू जे कैप एच वाई, आई कैप ई एक्स जे कैप एच वाई, आई क्रॉस जे ई एक्स एच वाई, आई क्रॉस जे की वैल्यू k कैप ई एक्स एच वाई, P बराबर ई एक्स एच वाई, एवरेज वैल्यू हाफ ई एक्स एच वाई, ये P का मान C एप्सिलॉन नॉट ई एक्स स्क्वायर, P एवरेज की वैल्यू हाफ C एप्सिलॉन नॉट ई एक्स स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का सम कर लो, वही एनर्जी डेंसिटी। आपकी टोटल एनर्जी डेंसिटी इंटीग्रल कर दीजिए वॉल्यूम। और एक लास्ट टॉप पॉइंट पॉइंटिंग थ्योरम का है,
कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ पीडीएस लास्ट सरफेस इंटीग्रल ऑफ पीडीएस सरफेस इंटीग्रल ऑफ पीडीएस माइनस में du अपॉन ds। ये है आपकी पॉइंटिंग थ्योरम। आपको पहला काम कंप्लीट नोट्स तैयार करना है, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएगा। आज की ये सेकंड पेपर का जो हमने टारगेट लिया था पूरा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि फर्स्ट का भी बना लें, पर हम पक्का नहीं कहते हैं।